ये कहानी भारत के सबसे बड़े जासूस की है। वो जासूस जो धुरंधर के रणवीर से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि रणवीर तो पाकिस्तान में जाकर गुंडे बनकर पाकिस्तानियों आतंकवादियों के बीच में भारत की सेवा कर रहे थे फिल्म के लिए। लेकिन जिस जासूस की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो असल जिंदगी में पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पाकिस्तान की फौज की वर्दी को पहनता है, फौज में अधिकारी बनता है, दुश्मनों की कस्में खाता है, दुश्मन के झंडे को सलामी देता है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की उनसे बात करता है, लेकिन असल में हिंदुस्तान को बचाता है। ये कहानी उस जासूस की है जिसके नाम से सलमान खान ने एक था टाइगर पिक्चर बना ली थी। ये कहानी है टाइगर की, क्योंकि टाइगर असली वही था, रियल टाइगर, रील वाला नहीं जो सलमान भाई रोल प्ले कर रहे थे। यह उस जासूस की कहानी है जिसने पठान में जैसे शाहरुख ने पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत की थी, पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया। इसने भी की थी। इनफैक्ट और आगे जाके शादी की थी, बेटी पैदा की थी। हाँ, इस जासूस की कहानी में फर्क इतना है कि फिल्मों में हमारे हीरोज जो हैं वो पाकिस्तान से वापस लौट आते हैं, जबकि ये जासूस जो भारत का सबसे बड़ा जासूस रहा वो पाकिस्तान की जेल में तड़प तड़प कर मर गया। मौत से पहले उसने वही दर्द सहे, वही जिल्लतें झेली, वही यातनाएं झेली जैसी धुरंधर में अर्जुन रामपाल भारतीय जासूस को देता है, बिल्कुल वैसी ही या उससे भी ज्यादा। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। इस जासूस का नाम था रविंद्र कौशिक। रॉ ने उसे एक नाम दिया था ब्लैक टाइगर, रियल टाइगर। एक साधारण से लड़के के भारत के लिए असाधारण काम करने की कहानी है रविंद्र कौशिक कहानी। इस कहानी को आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा। क्राइम बुक पेज जो है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, और क्राइम बुक से जरूर जुड़िएगा, ऐसी कहानी और मिलेंगी आपको। अब शुरू से शुरू करते हैं। 11 अप्रैल साल 1952 राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म होता है। किसी राजा महाराजा के बेटे नहीं थे, कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं था, कोई राजनीतिक रसूख नहीं था, सिस्टम तक सीधी पहुंच नहीं थी। एक आम से घर में, एक आम से परिवार में, एक आम से लड़का जिसकी स्कूल कॉलेज के दिनों से ही दिलचस्पी ड्रामा थिएटर में थी। स्टेज पर खड़े होकर किरदार में डूब जाता, हाव भाव भावनाएं सब आती थी उसे, और ये उसकी ताकत थी। शायद किस्मत ने तय कर रखा था कि ये लड़का जिंदगी भर अभिनय करेगा। बस फर्क इतना होगा कि तालियां नहीं बजेंगी, मूवी नहीं होगी, उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, और जरा सी चूक जिंदगी ले लेगी। साल 1973 में लखनऊ में इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा फेस्टिवल चल रहा था। स्टेज के सामने बैठे कुछ लोग सिर्फ नाटक नहीं देख रहे थे, वो एक इंसान को परख रहे थे। ये रॉ के अधिकारी थे। नाटक खत्म होता है, तालियां बजती हैं। उसी शाम रविंद्र से पहली बार बातचीत हुई, फिर मुलाकातें बढ़ी, 2 बार 3 बार। फिर रॉ के अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम देश के लिए वो कर सकते हो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं? रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये हां उसकी पूरी पहचान, अतीत, सब कुछ वापस मिलेगा। और यहीं से शुरू हुई रविंद्र के नबी अहमद शाकिर बनने की कहानी। रॉ ने सबसे पहले रविंद्र कौशिक को मिटाया, उसकी जगह एक नया इंसान बनाया। नाम बदला गया नबी अहमद शाकिर, धर्म बदला गया। वो जो धुरंधर में दिखाया गया ना कि सब कुछ खाना पड़ता है, वो सब इसने किया। पहचान, नाम, इतिहास, माँ बाप सब भूल गया। अब उसका कोई भारतीय बचपन नहीं था, कोई उसकी लाइफ में राजस्थान नहीं था, कोई हिंदी नहीं थी। उसे उर्दू सिखाई गई, अरबी सिखाई गई, कुरान की आयतें रटवाई गई, नमाज की बारीकियां सिखाई गई। इतना ही नहीं कि वो दिखावे के लिए मुसलमान लगे, बल्कि इतना कि सबसे कट्टर मौलवी भी उस पर शक नहीं करता। सालों की ट्रेनिंग चली, पूछताछ, मारपिटाई, नींद से वंचित करना, फेक अरेस्ट, सब कुछ, ताकि असली हालात में भी उसका दिमाग न टूटे। रॉ जानती थी कि दुश्मन की जमीन पर बंदूक नहीं, पहचान काम आती है।
इससे नबी अहमद शाकिर को सिर्फ भेजा नहीं गया, उसे जिया गया। जब रॉ को यकीन हो गया कि रविंद्र खत्म हो गया, नबी बन गया है, उसे पाकिस्तान भेजा गया, दुश्मन की जमीन पर, दुश्मन के नाम से, दुश्मन की पहचान के साथ। पाकिस्तान पहुंचकर नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, LLB की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उसने खुद को इतना घुला मिला लिया कि शक की गुंजाइश नहीं बची। मस्जिद, मोहल्ला, बहस, राजनीति, हर जगह वो पाकिस्तान में रहने वालों से ज्यादा पाकिस्तानी दिख रहा था। धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी के सर्किल में पहचाना जाने लगा। उसकी सोच, भाषा, उसकी नफरत सब सही मात्रा में थी, कम से कम दिखाई जो पड़ रहा था। यही वो दौर था जब रॉ को वो जानकारियां मिलने लगी जिसके लिए रविंद्र को भेजा गया था। पाकिस्तान आर्मी की यूनिट, उसकी तैनाती, उसके मूवमेंट, प्लान, रणनीति, सब कुछ भारत पहुंचने लगा। कई बार ये सूचनाएं सीधे युद्ध जैसी परिस्थितियों में भारतीय सेना के लिए काम आई। पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो अपना मान रहा है वही उनके सबसे बड़े राज भारत पहुंचा रहा है। रविंद्र पाकिस्तान की फौज में भर्ती हो गए थे, तभी उनकी जिंदगी में प्यार आ गया। पाकिस्तान की लड़की शादी हुई, बेटी पैदा हुई। बाहर से देखने पर वो एक खुशहाल पाकिस्तानी नागरिक थे, वफादार पति, फौज में भर्ती, एक पिता, ईमानदार मुसलमान। लेकिन अंदर वो हर दिन दो जिंदगियां जी रहे थे, एक वो जो दुनिया देख रही थी और एक वो जो सिर्फ रॉ जानता है। और यहीं से उनकी दर्दनाक कहानी शुरू होती है, क्योंकि जासूस की सबसे बड़ी सजा यही होती है कि वो किसी का पूरा नहीं होता, ना देश का, ना परिवार का, ना खुद का। हर रिश्ता झूठ पर टिका होता है और सच्चाई मौत बन सकती है। 1979 में एक ऐसी छोटी सी गलती हुई, एक ऐसा संदेश जो नहीं जाना चाहिए था चला गया। ISI को शक हुआ, निगरानी शुरू हुई, पीछा शुरू किया गया, गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई, और यही सब गड़बड़ हो गया। किसी और जासूस की गलती के चलते रविंद्र पकड़े गए। ISI ने किसी और जासूस को पकड़ा था, उसने रविंद्र का नाम बता दिया और फिर रविंद्र पकड़े गए। यात्राएं दी गई, बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़े गए, भूखा रखा गया, मानसिक शारीरिक अत्याचार किया गया, सब कुछ। लेकिन रविंद्र टूटे नहीं थे। कहते रहे कि मैं नबी अहमद शाकिर हूं, पाकिस्तान का वफादार नागरिक। पता लग गया था वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ISI और पाकिस्तान फौज जानती थी आदमी टूटेगा नहीं। पाकिस्तान इस आदमी को दुश्मन मान चुका था और भारत इसे भूलने की तैयारी कर रहा था। 1979 में जब ISI ने रविंद्र को गिरफ्तार किया तो जासूस की गिरफ्तारी नहीं थी, ये भारत के कीमती खुफिया एजेंट को जिंदा दफन करने की शुरुआत थी। ISI जानती थी कि उसने उस शख्स को पकड़ा है जिसने पाकिस्तान की सेना के भीतर रहकर भारत को कई साल तक युद्ध से बचाया। पूछताछ के नाम पर जो कुछ हुआ उसका मकसद जानकारी निकालना नहीं था, क्योंकि जानकारी तो ISI जानती थी। मकसद था आदमी की रीढ़ तोड़ना, उसके अंदर के भारत को मार देना। बिजली के झटके, नाखून उखाड़ना, उल्टा लटकाना, नींद से वंचित रखना, भूखा प्यासा रखना, ये वो तरीके थे जो इंसान को जानवर बनाते। लेकिन रविंद्र ने वही किया जो एक सच्चा जासूस करता है, दर्द को हथियार बनाया और कहते रहे कि मैं नबी हूं। फिर साल 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने औपचारिक सुनवाई के बाद उसे जासूसी का दोषी ठहराया, फैसला सुनाया फांसी। अदालत का इंसाफ। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कागजी औपचारिकताओं के चलते सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन ये उम्र कैद नहीं थी, एक लंबा, धीमा, योजनाबद्ध मौत का रास्ता था। सियालकोट और मियांवाली जैसी जेल में घुमाया गया, जहां इंसान नहीं सिर्फ कैदी गिने आते हैं। न सही खाना, न इलाज, न धूप, न इंसानी व्यवहार। जेल नहीं थी, ऐसी कब्र थी जहां आदमी को जिंदा दफन किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि धीरे धीरे वो मरेगा। लेकिन सबसे क्रूर बात यह नहीं थी कि पाकिस्तान ने उसे जेल में चढ़ाया। सबसे क्रूर बात यह थी कि जिस देश के लिए उसने अपना नाम, धर्म, परिवार, जीवन सब कुछ छोड़ा, वो देश ही भुला गया। रॉ के लिए रविंद्र कौशिक अब एक कॉम्प्रोमाइज एसेट थे, एक ऐसा नाम जिसकी फाइलों में बंद कर देना सुरक्षित समझा गया। सरकारें बदली, अधिकारी बदले, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन रविंद्र कौशिक की स्थिति नहीं बदली। पाकिस्तान के जेल में रहे, अकेले, बीमार, हर दिन। बाद में कई बार उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी, मदद की गुहार लगाई, बताया कि जिंदा है, भारत के सिपाही हैं। लेकिन या तो उन चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया गया या कागजी भाषा में दम तोड़ दिया गया। वैसे भी जासूस की दुनिया में कहते हैं काम तब तक होता है जब तक वो राष्ट्र का हो, राष्ट्र के फायदे में हो। पकड़े जाने के बाद वो बोझ बन जाता है। भारत में उनका परिवार जो था वो भी खामोश नहीं था। परिवार वालों ने लड़ाई लड़ी, अपने अपने स्तर पर अदालत के दरवाजे खटखटाए, नेताओं से मुलाकातें की, मीडिया से गुहार लगाई।
लेकिन जासूसों की कहानियां सिर्फ तब तक रोमांचक होती हैं जब तक वो पर्दे पर चलती हैं। असल जिंदगी में जासूस सिस्टम के लिए सुविधा बन जाते हैं। सरकार ने कभी अपनाया नहीं, क्योंकि अपनाती तो मानना पड़ता कि वो भारत का जासूस था, और फिर रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा होना पड़ता। आसान रास्ता चुना गया, खामोशी, और खामोशी की कीमत उस आदमी ने अपनी जिंदगी देकर गंवाई। सालों की जेल और यातनाओं ने रविंद्र के शरीर को खोखला कर दिया था। टीबी ने फेफड़ों को जकड़ लिया था। दिल की बीमारी ने हर धड़कन को बोझ बना दिया था। सांस लेना संघर्ष था। इलाज के नाम पर कभी कभार दर्द की गोलियां मिलती थी, जैसे वो इंसान नहीं प्रयोग का हिस्सा हो। कई बार हालत इतनी खराब होती, चल नहीं पाते। अंधेर कोठरी से फिर भी बाहर निकाला गया। जिस आदमी ने भारत के लिए पाकिस्तान की सेना के भीतर रहकर हर दिन मौत को चकमा दिया, वो आदमी बिना इलाज, बिना सहारे और बिना आवाज के मर रहा था। और उधर उसकी मां भारत में हर सुबह इस उम्मीद में उठती थी कि शायद आज कोई खबर आ जाए, आज कोई दरवाजा खटखटाए जो सुन ले, बेटा लौट आए। लेकिन वहां भी सन्नाटा था। न सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, न सिस्टम की तरफ से जवाब। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उसका बेटा जिंदा हो, लेकिन फिर भी उससे मिलने की कोई उम्मीद ना हो। उसकी मां ने अपने बेटे को देश को सौंप दिया था, लेकिन बदले में उसकी मां को इंसान मिला। और फिर 21 नवंबर 2001 पाकिस्तान की जेल में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली। ना कोई तिरंगा, ना कोई सलामी, ना कोई सम्मान। एक गुमनाम कैदी की तरह उसे कहीं गुमनामी में दफना दिया गया। भारत में उस दिन ना कोई राष्ट्रीय शोक हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सरकारी बयान। ब्लैक टाइगर चुपचाप मर गया, वैसे ही जैसे चुपचाप भारत के लिए जीतता रहा। जिस आदमी ने हजारों जिंदगियां बचाई, उसकी मौत की खबर भी फाइलों में दबी रही। और आज हम और आप थिएटर में बैठकर एक था टाइगर, पठान, धुरंधर जैसी फिल्में देखते हैं, सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। देशभक्ति के डायलॉग्स पर हमें गूज़बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन इन फिल्मों के पीछे जो असली लोग होते हैं, उनका अंत ज्यादातर ऐसा ही होता है। गुमनामी, तन्हाई, सिस्टम की बेरुखी। फिल्मों में हीरो आखिरी सीन में घर लौट कर आता है, लेकिन रविंद्र नहीं लौट पाए। अब वो सिर्फ यादों में है, वो भी तब जब हम जैसा कोई उन्हें याद करना चाहे। रविंद्र कौशिक कहानी सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम पर आरोप है जो अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को तब भूलता है जब जरूरत खत्म हो जाती है। ये कहानी याद दिलाती है कि देश सिर्फ भाषणों, नारों, फिल्मों से नहीं बनता, बल्कि उन गुमनाम लोगों से बनता है जिनके नाम कभी इतिहास से किताब में लिखे नहीं जाते। ब्लैक टाइगर की कब्र पाकिस्तान में जरूर है, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। सवाल आज भी जिंदा है, क्या करना चाहिए था? भारत को जाना चाहिए था, या वो कड़वा नियम, पकड़े गए तो पहचानने से इनकार कर दिया, जो हुआ वो सही किया। खैर, जो सबसे आसान चीज या जो कम से कम हम कर सकते हो, ये कि अपने हीरोज को हम याद रख सकते हैं। वो हीरोज जिनकी वजह से हमारा आप जिंदा है। सिनेमा घर में धुरंधर के लिए तालियां पीटिए, लेकिन रविंद्र कौशिक जैसे रियल लाइफ हीरोज को भी अपने दिल में जिंदा रखिए, ताकि इंस्पायर कर सके। और वो जो गाना था, वही हम आपसे आते कहेंगे कि जाओ जब लौट के तुम और घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था, एक कोई था रविंद्र कौशिक जो देश के लिए मर मिटा, गुमनामी में, जिसने जिंदगी गुजारी गुमनामी में। जय हिंद, जय भारत, एंड सैल्यूट।